हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का वन शॉट डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलिए तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग, यानी लिखा हुआ होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। पहले हम लोग जो इसका डेफिनेशन है वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इट इज अ बिल, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड by the maker, signed by the maker, directing a certain person, directing a certain person, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। चलिए, तो ये इसका टेक्निकल लैंग्वेज था। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में बिल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, समझने के लिए हम लोग इसको पहले चेक की तरह कंपेयर करते हैं, लेकिन ये चेक नहीं होता, ये कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से पैसों का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है। इसलिए इस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, क्योंकि इससे पैसों का भी लेन देन होता है और ये बिल को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जिस तरह से हम लोग चेक के बारे में जानते हैं कि चेक एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है और वो चेक के थ्रू कैश का ट्रांसफर होता है, कैश का ट्रांजैक्शन होता है, कैश का सेटलमेंट होता है, तो वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। और जिस तरह से चेक के ऊपर हम चेक को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, चेक एक ब्लैंक पेपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। वही है यहाँ पे भी इन राइटिंग। तो इस इंस्ट्रूमेंट पे भी आपको लिखना पड़ता है। कंटेनिंग, और इसमें होता है क्या, एन अनकंडीशनल ऑर्डर। देखिए, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब होता है कि वो जो बिल जो तैयार होता है, आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि बिल को कैसे तैयार किया जाता है, कौन तैयार करता है। तो वो जो बिल तैयार होता है उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि उसका जो पेमेंट होगा, उस बिल का जो पेमेंट होगा, उस पेमेंट के टाइम में उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहना चाहिए। ठीक है, साइंड बाय द मेकर, जो इसको बनाता है, उसको ड्रॉ करता है, उसको मेकर बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा वो साइन किया जाना चाहिए, मतलब ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जिस तरह से चेक पे अगर सिग्नेचर नहीं होता है तो वो चेक आपका वैलिड नहीं रहता है। तो जो चेक बना रहे हैं, जो चेक ड्रॉ कर रहे हैं, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। उसी तरह से बिल पे भी उसके मेकर का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, और वो जो बिल है, यानी बिल आप अपने
खुद के लिए बिल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आता है। जैसे चेक हम चाहें तो खुद के लिए, यानी अगर हमें पैसे की जरूरत है और हमारे अकाउंट में पैसा है तो हम चेक अपने नाम से ड्रॉ करके बैंक में जाएंगे, बैंक हमें पेमेंट कर देगी। लेकिन बिल के केस में ऐसा नहीं होता है। बिल खुद के ऊपर नहीं बनाया जाता, ये किसी और के लिए बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे लाइन है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे। अब ये बिल मैंने बताया था कि ये पैसों से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे पैसा का बात आ रहा है। टू पे, पे व्हाट, मनी, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, पैसों के लिए, ओनली टू, किसको, ठीक है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये पेमेंट किसको होना है, तो जो भी उस बिल में जिसके नाम का है कि भाई इसको पेमेंट मिल जाना चाहिए, या तो उसको, या जो भी उस बिल को बियर करेगा उसको ये पेमेंट मिल जाना चाहिए। कब मिल जाना चाहिए, ड्यू डेट पे। आगे इसका डिस्कशन करेंगे। तो इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इट इज अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एक एक्ट है, उसके अंतर्गत इस ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कवर होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये कवर होता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर अपॉन हिज डेटर। देखिए आगे यहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी पे बिल बना रहे हैं, यानी ये ही बिल बनाएंगे किसके ऊपर, अपने डेटर पे, ठीक है, क्रेडिटर। तो ये जो हो गए, ये क्रेडिटर जो हो गए, जो बिल बना रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ड्रॉवर। इनको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर या मेकर, ठीक है। और ये जिनके ऊपर बिल बन रहा है या जिनका लायबिलिटी बन रहा है उनको हम बोलते हैं ड्रॉवी, ठीक है। तो ये दो पार्टी हो गए बिल के, ये दो पार्टी को तो होना जरूरी है बिल के केस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ फीचर्स हैं बिल के, वो देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा इंक चेंज कर ले, है ना। चलिए, द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एमर्ज आउट ऑफ दिस डेफिनेशन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। अभी हम लोग इसका डिस्कशन कर लिए कि बिना बिल राइटिंग में अगर नहीं है तो वो बिल वैलिड नहीं होता है। बिल मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, ये पैसे देने का ऑर्डर होता है। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल, किसी भी तरह का कंडीशनल उसमें अटैच नहीं होना चाहिए। मेकर ऑफ द बिल, जो मेकर है उसको उस बिल को साइन करना जरूरी है, बिना सिग्नेचर के बिल वैलिड नहीं होता है। पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, कितना पैसे का पेमेंट होना है वो सर्टेन होना चाहिए, यानी अमाउंट शुड बी प्री डिफाइंड। द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन, किस डेट पे पेमेंट होना है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, ये भी आपका सर्टेन होना चाहिए। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, किसको पेमेंट मिलना है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए, या फिर होल्डर ऑफ द बिल, यानी जिसके पास वो बिल रहेगा। द अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड। तो ये दो तरह के बिल बनते हैं। एक तो ऑन डिमांड बिल होता है, यानी जब जिसके पास बिल है वो जब पैसा मांग ले तब, या फिर जो पीरियड है वो पीरियड जब एक्सपायर कर जाएगा तब फिर आपको ये पेमेंट करना होगा। तो ऑन डिमांड है या मैच्योरिटी पे है, ये जो एक्सपायरी का बात हो रहा है इसको मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल, ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल, ठीक है। तो या तो मैच्योर कर जाता या ऑन डिमांड, ये बिल में मेंशन रहता है। नेक्स्ट है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टैम्प्ड होना चाहिए तभी आपका बिल लीगल बनेगा, और बिल को लीगल होना बहुत जरूरी है। तो लीगल होने के लिए बिल पे एक स्टैंप लगता है कोर्ट में, ठीक है, उसके बिना आपका बिल वैलिड या लीगल नहीं होता है।
तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं बिल के। अब आते हैं पार्टीज टू द बिल। इस बिल के कितने कितने पार्टीज होते हैं। देखिए, पहले जो होते हैं वो है ड्रॉवर। ठीक है, ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर का मतलब ड्रॉवर को आप क्रेडिटर समझ लीजिए, क्रेडिटर ही होते हैं जो बिल को बनाते हैं। ठीक है, ड्रॉवर होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर होते हैं हमारे ड्रॉवर। ठीक है, ये होते हैं क्रेडिटर। ड्रॉवर का काम क्या होता है कि अब इसका ट्रांजैक्शन समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, यहां पे एक बनाते हैं, ये है हमारा मिस्टर ए। मिस्टर ए ने गुड्स बेचा मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए हो गए मिस्टर बी के क्रेडिटर या सेलर, और मिस्टर बी हो गए डेटर या बायर। तो मिस्टर ए ने गुड्स बेचा है बी को, या बेचना चाहते हैं बी को, लेकिन बी के पास पैसा नहीं है, वो उधार में मांग रहे हैं गुड्स, यानी क्रेडिट सेल। क्रेडिट, और जब क्रेडिट सेल का बात हो रहा है तभी क्रेडिटर डेटर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है क्रेडिट सेल्स का। ये थोड़ा यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट सेल्स। चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे ये हटा दीजिए। ठीक है, चलिए ये ले लेते हैं बॉल पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे हो गया क्रेडिट सेल। ठीक है, अब बी के पास पैसा नहीं है और ए और बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है पहले, या ए बी को उधार में माल बिना सिक्योरिटी के नहीं देना चाहते हैं, गुड्स बिना सिक्योरिटी के नहीं देना चाहते हैं। तो इस केस में ए क्या करेंगे, एक बिल बनाएंगे। ठीक है, जिसमें वो सारी चीजें लिख देंगे। क्या चीज? कि ये बिल बनेगा इन द नेम ऑफ ए, फ्रॉम बीज पॉइंट। बिल जो बनता है वो डेटर के पॉइंट से ही बनता है, फ्रॉम बीज पॉइंट। ठीक है, ये बी के पॉइंट से ये बिल बनाएंगे। कौन बनाएगा? ए। यानी उसमें लैंग्वेज लिखेंगे आई बी, मतलब मैं बी, आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ऑफ अमाउंट दिस मच। मतलब मैंने मिस्टर ए से सपोज 10,000 का गुड्स खरीदा है। कितने का ले लेते हैं? 10,000 का, रुपीज 10,000। ठीक है, 10,000 का गुड्स खरीदा है और मैं मिस्टर ए को 3 महीने के बाद पेमेंट करने का अग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। उसके लिए मैं मिस्टर ए को ये बिल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज मिस्टर ए बिल में लिखेंगे और बिल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉवर, इसलिए मिस्टर ए को बोलते हैं ड्रॉवर। और वो बिल वो देंगे मिस्टर बी को। मिस्टर बी अपना सिग्नेचर करके मिस्टर ए को बिल वापस भेज देते हैं। बिल का एक ही कॉपी होता है जो ड्रॉवर यानी सेलर, क्रेडिटर वो ड्रॉ करता है और वो भेजता है बी बायर को या डेटर, अपने डेटर को। इसीलिए चूंकि वो ड्रॉ करता है उनको ड्रॉवर बोलते हैं, और जो बिल को एक्सेप्ट करते हैं या जिनके ऊपर बिल लिखा जाता है, जैसे हमारे केस में मिस्टर बी के ऊपर बिल लिखा गया तो मिस्टर बी हमारे ड्रॉई हो गया और वो बिल को एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए उनको एक्सेप्टर भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। ड्रॉवर इज द पर्सन हु मेक्स, देखिए हु मेक्स यानी इस केस में हमारा कौन आ गया? मिस्टर ए। यहाँ पे हमारे ड्रॉवर कौन हो गए? मिस्टर ए। ठीक है, हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड क्रेडिट, जो उधार में गुड्स दे रहा है, टू द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन,
तो हमारे केस में किसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो रहा है, या किसको दिया जा रहा है, मिस्टर बी को। द ड्रॉवर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉई और द एक्सेप्टर, तो हमारे केस में एक्सेप्टर हो गया मिस्टर बी। ओके, आइए अब ड्रॉई कौन है। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस, जिसके ऊपर, ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस, जिसके ऊपर बिल बनाया गया है एक्सेप्ट करने के लिए। ड्रॉई इज द पर्सन to whom credit has been granted, to whom credit has been granted by the drawer. Drawer is liable to pay money to the creditor, तो इस केस में हमारे मिस्टर बी हैं और ये ड्रॉई हैं। अब देखिए थर्ड पार्टी जो है ये पेई है। पेई कौन है, पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई, जो लास्ट में जिसको बिल के बदले पेमेंट मिलता है वो पेई होता है। इन जनरल ड्रॉवर ही आपका पेई भी होता है, जिसने बिल बनाया उसी को पेमेंट मिल गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल को एक जो ड्रॉवर है वो किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तब उस केस में ड्रॉवर और पेई दो अलग अलग इंसान हो सकते हैं, इसलिए पेई का अलग एक टर्म दिया गया। देखिए यही बोल रहे हैं, यूजुअली द ड्रॉवर एंड द पेई आर द सेम पर्सन, ठीक है, ये दोनों जनरली तो सेम पर्सन होते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस ड्रॉवर एंड पेई आर टू डिफरेंट पर्सन व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड एंड व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड, तो ये दोनों सिचुएशन हम लोग आगे देखेंगे। उस केसेस में पेई और ड्रॉवर अलग हो जाते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ड्रॉवर और पेई अलग भी हो सकते हैं, नहीं तो जनरली ड्रॉवर और पेई सेम होते हैं। ड्रॉवर वो होता है जो बिल बनाता है और पेई वो होता है जिसको लास्ट में पेमेंट रिसीव होता है। ड्रॉई वो होता है जिसको कि पेमेंट करना है बिल्स का, तो बिल का लायबिलिटी ड्रॉई का होता है और ड्रॉवर के लिए बिल एक एसेट होता है। आगे हम देखेंगे क्या टर्म उसके लिए यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द Negotiable Instrument Act, a promissory note is defined as an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional signed by the maker to pay a certain sum of money. However, according to RBI, a promissory note payable to bearer is illegal. देखिए अब यहाँ पे चूंकि ये एक promissory note है, ठीक है, लेकिन बैंक नोट या करेंसी नोट बस ये आप इशू नहीं कर सकते। आरबीआई का ये रूल है कि आप सिर्फ वो नहीं इशू कर सकते हैं, वो इलीगल होता है, वो सिर्फ आरबीआई इशू कर सकती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा लीगल है। फिर से वो फीचर्स हैं, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे साइंड बाय द मेकर, द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन्ड, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। नेक्स्ट आते हैं द मेकर और ड्रॉवर। द मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, the payee or drawee, the payee is the person who is entitled to get the payment, pay is the person, यहाँ ये drawee नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अभी हमारा बिल का बात हुआ उसको बनाता है कौन, क्रेडिटर, लेकिन प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे आप समझ सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट का मतलब आप इसको एग्जाम्पल में यहां लिख लीजिए, प्रॉमिसरी नोट में चेक, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में चेक आप लिख सकते हैं। एक सेकेंड जरा इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं ना। चलिए प्रॉमिसरी नोट का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे हम चेक का बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब समझ में आ जाएगा। इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, बिल अभी हमने डिस्कस किया था, जो ड्रॉ करते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में जिसको पेमेंट देना है यानी डेटर जो वो बनाता है, जबकि बिल में जिसको पेमेंट लेना है, पैसा लेना है, वो बनाता है यानी क्रेडिटर। ऑर्डर और प्रॉमिस एंड पार्टीज, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये एक ऑर्डर है, यानी ये एक ऑर्डर होता है पेमेंट का,
और इसमें जो पार्टीज होते हैं वो होते हैं ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। पर प्रॉमिसरी नोट में ये एक प्रॉमिस है, इसलिए इसको प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है, टू मेक द पेमेंट। और इसमें दो ही पार्टी होते हैं, एक तो मेकर यानी जो डेटर है, एंड पेई यानी जिसको पैसा मिलेगा, बस। तीसरा आइए एक्सेप्टेंस। ये कब एक्सेप्टेंस इसका वैलिड होता है? जब ड्रॉई यानी जिसको पेमेंट करना है, यानी हमारा डेटर, और हमारे केस में कौन था? मिस्टर बी, ये जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिल को, तब ये वैलिड होता है। यानी जब तक बी एक्सेप्ट नहीं करेगा वैलिड नहीं होगा। और इस केस में पेई को या ड्रॉई को ऐसा कोई एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं रहता है, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेई। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर कैन बी द पेई। जो बिल बना रहा है वो पेई हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉअर और मेकर कैनॉट बी द, वो पेई नहीं हो सकता है, ही कैनॉट बी द पेई। वो खुद अपने लिए नहीं बनाता है प्रॉमिसरी नोट। ओके, चलिए नेक्स्ट, फ्रेमवर्क फॉर रिलेशनशिप्स। A bill of exchange represents a device which provides a framework for enabling the credit transaction between the seller and the buyer on an agreed basis. Bill of exchange एक फ्रेमवर्क है जो हमें ये शो करता है कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ है, कौन सेलर है कौन बायर है, कितना अमाउंट पे हुआ है, ये हमारा शो करता है। इसमें सर्टेनिटी होता है, द क्रेडिटर नोज द टाइम, उसको पता है कि उसको पेमेंट कब मिलना है, नोज द टाइम व्हेन ही वुड रिसीव द मनी, उसको पेमेंट कब मिलेगा, व्हेन ही वुड रिसीव द मनी। सो ऑल्सो डेटर इज फुल्ली अवेयर, और डेटर को भी पता है कि उसको पेमेंट कब करना है, द डेट बाय विच ही हैज टू पे द मनी। ओके, नेक्स्ट आइए कन्वीनियंट मीन्स ऑफ क्रेडिट। A bill of exchange enables the buyer to buy the goods on credit and pay after the period of credit। तो आराम से बायर भी खरीद सकता है। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक लीगल एविडेंस है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैंपिंग रहता है, लीगल एविडेंस ऑफ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्टैंपिंग किया रहता है, तो ये एक लीगल एविडेंस है जिसमें जो कि बायर और सेलर दोनों को एक लीगल अथॉरिटी देता है। ट्रांजैक्शन इम्प्लाइंग देयर बाय दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेड बायर हैज ऑब्टेन्ड क्रेडिट फ्रॉम द सेलर ऑफ द गुड्स, देयरफॉर ही इज लायबल टू पे टू द सेलर। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, अ डेट कैन बी सेटल्ड बाय ट्रांसफरिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो इसको एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग यूज करते हैं। और मान लीजिए मिस्टर ए, हमारे एग्जाम्पल में जो चल रहे थे मिस्टर ए, उनको मिस्टर सी, सपोज मिस्टर सी को उनको पेमेंट करना है, तो वो ये बिल उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेटलमेंट कर सकते हैं। कैश अगर नहीं भी है और कोई बिल है इनके पास, तो ये देकर वो सेटलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं टर्म ऑफ बिल। कितने पीरियड के लिए ये बिल बनता है? द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच अ बिल इज ड्रॉन एंड द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट इज कॉल्ड टर्म बिल। इसी को बोलते हैं टर्म ऑफ बिल। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ और जिस दिन उस बिल का पेमेंट होगा, उसी को, उतने पीरियड को टर्म ऑफ बिल बोलते हैं। ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन उसका पेमेंट करना है उसको, वो ड्यू डेट होता है, ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू ड्यू, जिस दिन उसका पेमेंट होना है वो उसका ड्यू डेट होता है। डेट ऑफ मैच्योरिटी, द डेट। अब देखिए बिल के केस में क्या होता है, ड्यू डेट के दिन ड्यू डेट आ गया, उस दिन पेमेंट होना है, लेकिन इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, 3 डेज ग्रेस, 3 डेज। ड्यू डेट में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसी 3 दिन को जोड़ने के बाद जो डेट आता है उस दिन आपको पेमेंट कर देना है। ये ग्रेस पीरियड, मतलब अगर ड्यू डेट वाले दिन नहीं भी पेमेंट करता है डेटर, तो उसको 3 दिन और दिया जाता है, उसके अंदर में उसको पेमेंट कर देना है। ये 3 दिन जब आप ऐड करते हैं, इसी को डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। आफ्टर एडिंग डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days of grace to the due date of a bill is called date of maturity। अब आइए डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है? उसको अलाउड होता है 3 extra days आफ्टर द ड्यू डेट फॉर मेकिंग
द पेमेंट्स सच डेज आर नोन एज डेज ऑफ ग्रेस, इट इज अ कस्टम टू ऐड द डेज ऑफ ग्रेस, ये दिया जाता है। हाउएवर वेयर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, लेकिन अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे आ गई तो आपको एक दिन पहले पेमेंट करना होगा। पब्लिक हॉलीडे का मतलब होता है 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, मतलब वैसे डेज जो कि पब्लिक हॉलीडे है और जो आपको पता है कि उस दिन छुट्टी रहेगी, उस अगर वो डेट मैच्योरिटी डेट पड़ रही है तो आपको एक दिन पहले पेमेंट करना होगा, ड्रॉई को एक दिन पहले पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी छुट्टी पड़ गई जिसका कि पहले से नहीं पता था तो एक दिन बाद पेमेंट करना है। मान लीजिए कि ड्यू डेट हमारी पड़ रही है 20 जुलाई, कब पड़ रही है, 20 जुलाई, और इस दिन कोई छुट्टी हो जाती है, किसी भी रीज़न से स्ट्राइक हो जाती है, तो जो ड्रॉई है उसको 21 जुलाई को पेमेंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये 15 अगस्त ड्यू मैच्योरिटी डेट पड़ रही है तो उसको एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को ही पेमेंट करना पड़ेगा। मैच्योरिटी डेट देखते हैं, ठीक है, ड्यू डेट नहीं। मैच्योरिटी डेट अगर पब्लिक हॉलीडे पड़ रही है, पब्लिक हॉलीडे का मतलब होता है वैसा छुट्टी जो कि हमें पता है कि उस दिन गवर्नमेंट का डिक्लेयर्ड हॉलीडे है, जैसे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सब छुट्टी को हम पब्लिक हॉलीडे बोलते हैं, क्लियर। और अगर कोई अट्रैंडम छुट्टी हो जाती है जिसका पहले से कोई पता नहीं था तो एक दिन बाद वो पेमेंट कर सकते हैं फ्रॉम मैच्योरिटी डेट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। चलिए नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है जैसे अभी हमारे केस में मिस्टर ए को पेमेंट पैसा चाहिए था तो वो मिस्टर बी पे एक बिल बनाते हैं। मिस्टर ए ने एक बिल बनाया है मिस्टर बी पे, मान लेते हैं ये बिल है 3 मंथ्स का, यानी 3 महीने के बाद मिस्टर बी इस बिल का पेमेंट करेंगे। अब सपोज मिस्टर ए को पैसा 1 महीने के बाद ही रिक्वायरमेंट हो गया और उनके पास ये बिल है, तो ये बिल का मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, पैसा तो इनके पास अभी है नहीं, मिस्टर बी अभी देंगे नहीं, तो ये बिल लेके ये चले जाएंगे बैंक के पास। कहाँ चले जाएंगे, बैंक के पास। और बैंक ये बिल एक्सेप्ट करती है क्योंकि ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। बैंक इस बिल को ले लेगी और कुछ चार्जेस ये काटते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। ये कुछ चार्जेस काट लेंगे और मिस्टर ए को बैंक पेमेंट कर देगी। ये जो अरेंजमेंट हुआ इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब मिस्टर बी जो है वो ऑन मैच्योरिटी जाकर बैंक को पेमेंट करेंगे, ठीक है। यहां पे आप देखिए आपका जो ड्रॉवर था और जो अब पेई है वो डिफरेंट हो गया। यही था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। देख लेते हैं यहाँ पे, व्हेन द बिल इज एनकैश्ड फ्रॉम द बैंक बिफोर इट इज ड्यू इट्स ड्यू डेट इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक डिडक्ट्स इट्स चार्जेस, बैंक डिडक्ट्स इट्स चार्जेस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बिल एंड डिसबर्सेस द बैलेंस अमाउंट। जैसे मान लीजिए हमारा बिल का अमाउंट था 10,000 रुपया, ठीक है, तो बैंक ने उसमें से मान लेते हैं 100 रुपया अपने चार्जेस काट लेते हैं जिसको हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, और वो मिस्टर ए को कितना पेमेंट कर देंगे, 9,900। वो मिस्टर ए को पेमेंट कर दिए 9,900 रुपया, ये पैसा वो दे देंगे। और जब बी पेमेंट करने आएगा तो बैंक को वो 10,000 रुपया पेमेंट कर देगा। तो ये 100 रुपये बैंक को इनकम हो गई, ये 100 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस का इनकम हो जाता है क्योंकि उन्होंने ए को बिफोर मैच्योरिटी पैसा अवेलेबल कराया, इसलिए वो चार्जेस लेते हैं। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल, ठीक है। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ बिल फ्रॉम द ड्रॉवर और होल्डर टू देयर क्रेडिटर्स। ड्रॉवर अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देता है। जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था ए सी को देते हैं, तो ये जो
क्रेडिटर का बात हो रहा है यहाँ पे, यानी मिस्टर सी का बात हो रहा है, और ड्रॉवर यानी हमारे केस में मिस्टर ए, उनका बात हो रहा है। द पर्सन ट्रांसफरिंग द टाइटल इज कॉल्ड एंडोर्सर, यहाँ पे कौन एंडोर्सर हो गया, मिस्टर ए। एंड द पर्सन टू हुम द टाइटल इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड एंडोर्सी, यानी हमारे केस में जो एंडोर्सी हुए वो हुए मिस्टर सी, ये हो गया एंडोर्सी। द एंडोर्सी कैन फर्दर एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर्स, तो मिस्टर सी अब अपने क्रेडिटर, मान लीजिए मिस्टर डी उनके क्रेडिटर हैं, तो मिस्टर सी अपने क्रेडिटर को दे सकते हैं, मिस्टर डी अपने क्रेडिटर मिस्टर ई को दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि बिल जो है वो अनलिमिटेड टाइम्स इंडोर्स किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। एंडोर्समेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय पुटिंग द सिग्नेचर एट द बैक ऑफ द बिल, और जो जो इंडोर्स करते हैं वो बिल के पीछे बस अपना साइन कर देंगे और बिल इंडोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस में बहुत तरह के या बहुत सारे बिल्स का ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो बिजनेस फर्म है वो इन सारे बिल्स को बैंक को दे दें और बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दें कि ड्यू डेट पे बैंक ही उनका कलेक्शन कर ले। ठीक है, तो ये कहलाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इट इज अ प्रोसेस व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक विद इंस्ट्रक्शन टू कीप द बिल टिल मैच्योरिटी एंड कलेक्ट इट्स अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। डिसऑनर ऑफ बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसऑनर का मतलब होता है कि बिल को ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया गया। अगर ड्रॉई ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है तो हम बोलते हैं ये डिसऑनर हो गया। फेल्स, द ड्रॉई फेल्स ऑफ द बिल फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। नोटिंग ऑफ बिल, जैसे ही बिल डिसऑनर हो जाता है तो जो भी जिसके पास भी वो बिल है, ठीक है, वो जाके उसको नोट कराता है। कहाँ नोट कराता है? चूंकि ये बिल एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है तो कोर्ट में एक ऑफिस होती है नोटरी पब्लिक। ठीक है, ये एक ऑफिस होती है नोटरी पब्लिक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, नोटरी पब्लिक एक ऑफिस होता है। ये एक ऑफिस है कोर्ट में, वहाँ पे इस बिल को नोट करा दिया जाता है। बिल के ऊपर उसका नंबर होता है कि ये पर्टिकुलर बिल, इसके ड्रॉई जो थे ये इन्होंने मिस्टर बी ने पेमेंट आज करना था, मैच्योरिटी पे इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो ये नोटिंग कराया जाता है। ठीक है, तो जब आप बिल लेके जाते हैं, नोटिंग कराते हैं, तो उसका फीस एक आपको वहाँ पेमेंट करना पड़ता है इस नोटरी पब्लिक ऑफिस में, उसी को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। वही जो पेमेंट आप फीस का करते हैं ये नोटिंग चार्जेस होता है। अब समझने का बात ये है, देख लीजिए, टू ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल, ये प्रूफ की तरह भी रहता है। नोटिंग पब्लिक चार्जेस स्मॉल फी फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस। अब ये नोटिंग चार्जेस जो होता है इसका पेमेंट कौन करता है? मान लेते हैं मिस्टर सी के पास बिल था तो मिस्टर सी इसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में एक्सपेंस किसका है? मिस्टर बी का एक्सपेंस है। किसके बुक्स में एक्सपेंस लिखा आएगा? मिस्टर बी के, क्योंकि मिस्टर बी की वजह से नोटिंग चार्जेस का एक खर्चा आया है, तो मिस्टर बी बियर करेंगे। लेकिन उस टाइम में कैश का पेमेंट जो होगा वो मिस्टर सी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो बिल लेके जाएंगे नोटिंग कराने, पैसा तो उनको कोर्ट में उन्हीं को देना होगा, तो कैश पेमेंट, कैश पेड बाय सी। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल एक्सपेंस है ये मिस्टर बी का है। नोटिंग चार्जेस आर पेड टू द नोटरी पब्लिक फर्स्ट बाय द होल्डर। होल्डर मतलब हमारे केस में अभी तो सी होल्ड कर गए इसलिए सी ऑफ द बिल, बट आर अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉई। देखिए कौन है हमारे ड्रॉई? हमारे केस में ड्रॉई थे मिस्टर बी, तो उनसे हम रिकवर कर लेंगे बिकॉज ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑनर। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है जब पुराने बिल को कैंसिल कर दिया जाए और उसके जगह पे नया बिल ले आए तो उसको रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। समटाइम्स द ड्रॉई ऑफ अ बिल फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। मान लीजिए वो नहीं पे कर सकता है, उसको लगता है नहीं कर पाएंगे, तो वो डिसऑनर होने के पहले, डिसऑनर होने के बाद रिन्यू नहीं होता है, डिसऑनर होने के पहले ही रिक्वेस्ट कर सकता है होल्डर को कि वो पुराना बिल को कैंसिल कर दे और नया बिल बना दे। अच्छा, तो इससे होगा क्या? ऐसे तो हर बार वो कर लेगा नहीं, तो जब नया बिल बनता है उसके बाद उसको जितने दिन का क्रेडिट पीरियड चाहिए उसके लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड अवेल्ड, क्योंकि नया बिल जब बनेगा तो एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड वो अवेल कर रहे हैं, तो उस जितना क्रेडिट पीरियड वो अवेल करेंगे उसके लिए उनको चार्जेस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इफ द होल्डर अग्रीज द ओल्ड बिल इज कैंसल्ड एंड अ न्यू बिल विथ न्यू टर्म्स इज ड्रॉन ऑन द ड्रॉई एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय हिम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल। नेक्स्ट रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि बिल का पेमेंट हो जाना। व्हेन द ड्रॉई मेक्स द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड, ड्यू डेट आने के पहले तो रिटायर हो गया। इन सच ए केस होल्डर ऑफ द बिल यूजुअली अलाउज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट, तो अगर वो ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देता है ड्रॉई तो उसको छोटा सा रिबेट दे देते हैं ड्यू डेट के पहले। अमाउंट ऑफ रिबेट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स परसेंटेज फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो मान लीजिए अगर 3 महीना के बाद पेमेंट करना था, मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया था मिस्टर बी के ऊपर, ठीक है, बिल का अमाउंट था ₹10,000। ओके, तो ये मान लेते हैं 10,000 है, इसका पीरियड 3 मंथ्स है। कितना पीरियड है? 3 मंथ्स का पीरियड है। अब बी ने मिस्टर ए को पेमेंट 2 मंथ्स में कर दिया, ठीक है, तो एक मंथ पहले ये पेमेंट मिल जाता है, तो रिबेट जो मिलेगा वो 1 मंथ के हिसाब से उनको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, रिबेट जो मिलेगा वो 1 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे, रेट दिया रहता है, 1 मंथ का रिबेट उनको दे देंगे, जितना महीना पहले है वही है फॉर द, यहाँ पे देखिए, अनएक्सपायर्ड पीरियड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स ड्यू एक्सेप्टेंस, इट इज अ बिल रिसीवेबल। हाँ, तो जो ड्रॉवर हैं उनके लिए ये कहलाता है बिल रिसीवेबल। चलिए अब इसका टर्म आ गया बुक्स में, ड्रॉवर यानी हमारे केस में मिस्टर ए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ड्रॉवर हैं हमारे कौन? ड्रॉवर हो गए मिस्टर ए। इनके लिए ये हो गया हमारा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और जो दूसरे पार्टी हैं वो हैं ड्रॉई। ड्रॉई हो गए मिस्टर बी, इनके लिए ये हो गया बिल्स पेबल। ठीक, ये इन दोनों के लिए हो गया। उसके बाद जो भी होल्डर बनेगा, यानी जो भी पेई होगा, जिसको पैसा मिलना है, सबके ही बुक्स में ये बिल्स रिसीवेबल होगा। ड्रॉई सिर्फ एक ही पार्टी होता है, वो इज लाइबल टू मेक द पेमेंट, सिर्फ उसके बुक्स में बिल्स पेबल आता है। ओके, चलिए, फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, बिल्स पेबल होता है। इन केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट फॉर द मेकर, it is a bills payable, and for the person in whose favor the promissory note is drawn, it is bills receivable. Bills receivable are assets and bills payable are liabilities. ये, हाँ, ये जो होता है ये हमारा assets होता है, current assets है, ठीक है। इनके लिए, जिनके पास bills receivable है उनके लिए ये current assets है, current assets, ठीक, current assets हो गए। और इनके लिए होता है करंट लायबिलिटीज, जो उसका ड्रॉई है उसके लिए वो हो गया करंट लायबिलिटीज। ओके,
बिल्स एंड नोट्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो बिल्स पेबल बोले या नोट पेबल बोले एक ही चीज़ होता है, ठीक है। या तो बिल्स बोले या नोट बोले, बिल्स और नोट एक ही चीज़ होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक टर्म है होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, या ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल। तो ट्रेड का मतलब ट्रेड का या अकाउंट्स का, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल, अगर ऐसा टर्म आता है तो इसका मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, या अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका मतलब होता है बिल्स प्लस, अगर रिसीवेबल है तो बिल्स प्लस डेटर्स, बिल्स प्लस डेटर्स को ही हम ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं। और अगर पेबल है तो बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जर्नल एंट्रीज आते हैं, केसेस हैं इसके बहुत सारे, 4 केसेस हैं, इन चारों केसेस को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर टिल मैच्योरिटी, अगर बिल को मैच्योरिटी तक रखा जाए तो क्या होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको चलिए, तो बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, अगर ड्रॉवर मैच्योरिटी तक रखता है तो क्या होगा। देखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ मिस्टर ए, और ये हो गया मिस्टर बी, समझ में आएगा। तो मिस्टर ए ने गुड्स बेचा था तो ड्रॉई टू सेल्स, यानी ड्रॉई हो गया मिस्टर बी, बी टू सेल्स, और इन्होंने खरीदा था तो परचेज टू मिस्टर ए, ओके। अब जब बिल ड्रॉ हुआ, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई एंड ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, ये एक्चुअल में व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड होता है, उसके बाद ही एंट्री होती है। एंड एक्सेप्टेड यानी जब मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद ही हम ये एंट्री कर सकते हैं। एंड एक्सेप्टेड, ओके, जब एक्सेप्ट हो जाता है तो होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू बी अकाउंट, और ये करते हैं एज अकाउंट डीआर टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा डेटर था अभी तक, ये ड्रॉई, जैसे ही बिल वो दे के चला जाता है तो अब ये डेटर हमारा बुक्स में नहीं रह जाता है, एसेट की तरह बिल्स हमारा एसेट बन जाता है। सेम इनके केस में होता है, इनके लिए जो लाइबिलिटी थी मिस्टर ए, अब वो खत्म हो जाते हैं और बिल्स जो होता है वो अब लाइबिलिटी की तरह बुक्स में आ जाता है। नेक्स्ट, अब है अगर पेमेंट मैच्योरिटी पे हो जाता है तब क्या होगा। तो मिस्टर ए को जो पेमेंट आ रहा है वो बिल के बदले में आ रहा है, मिस्टर बी के बदले में नहीं, बिल के बदले में। तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू बिल्स रिसीवेबल, इनके बुक्स में एसेट अब बिल थे, जिस दिन बिल मिला तो एसेट बिल था, तो पैसा भी जो आ रहा है वो बिल के बदले में ही आ रहा है, तो ये बिल को ही क्रेडिट करेंगे, ये एसेट अब चलेगी। और ये भी अपनी लाइबिलिटी किसको मान रखे थे, बिल्स को, तो बिल्स का ही पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी जो थी वो बिल्स इनके लिए लाइबिलिटी था, वो उसका पेमेंट कर देंगे। ओके, चलिए अब है अगर बिल को हम कलेक्शन के लिए भेज देते हैं तो ये जो बिल है, ये बिल तो हमारे पास से चला गया, तो बिल अब हमारे बुक्स में नहीं रहा, हमने बैंक में बिल भेजा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अब हमारा डेबिट हो जाएगा, नया अकाउंट खुलेगा और अब हम इसको एज एन एसेट अपने बुक्स में लिखेंगे। बिल भेज कलेक्शन में भेजने से ड्रॉई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे इनके बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। अब जब इस बिल का पैसा आता है तो हम लिखेंगे बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्योंकि हमारे बुक्स में बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक एसेट था, तो हम उसको उस एसेट को क्रेडिट करेंगे, ना कि बिल्स को। और इनके लिए तो अभी भी वही एंट्री होगी, बिल्स पेबल टू कैश। ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 2 व्हेन द बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन।
व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये आ गया नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अभी हमने देखा था कि डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि मैच्योरिटी के पहले अगर ड्रॉवर या पे जो होल्डर ऑफ द बिल है वो बैंक अप्रोच करता है और बैंक से उस बिल का पैसा ले लेता है, तो बैंक कुछ चार्जेस काटती है और उनको पेमेंट कर देती है। तो यानी यहाँ पे अब वही केस हो रहा है। तो ड्रॉवर मान लीजिए बैंक जाता है तो बैंक अकाउंट DR, बैंक उनको पेमेंट करती है। हमने वहाँ पे 9900 लिया था, 9900 का पेमेंट होता है, 100 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये इसके लिए खर्चा है। 2 बिल्स रिसीव 10,000, बिल तो इनके पास से 10,000 का चला गया। ये जब डिस्काउंट कराते हैं तो इससे ड्रॉवी को कोई मतलब नहीं होता है, इससे ड्रॉवी को कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब जिस दिन बिल का पेमेंट आता है तो बिल का पेमेंट वाले दिन ड्रॉवर के बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट इनको तो मिलना नहीं है। ये पेमेंट कर रहे हैं बिल्स पेबल टू कैश, और ये पेमेंट कितना का करेंगे, पूरे 10,000 का। ड्रॉवी को कोई मतलब नहीं है डिस्काउंट हुआ या क्या हुआ, उनका जो एक्चुअल लायबिलिटी है 10,000 का वो वही पेमेंट करके रहेंगे। ठीक है, इस केस में ये बैंक चले जाएंगे पेमेंट करने। नेक्स्ट आते हैं, ये है केस 4, ये केस नंबर 4, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्सी हमारे केस में हम उसको मिस्टर सी लिए थे, सीज अकाउंट दिया टू बिल्स रिसीवेबल। हम मिस्टर ए ने अपना बिल मिस्टर सी को एंडोर्स कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, तो ए ने सी को दिया तो इससे बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। सी टू बिल्स रिसीवेबल, सी हमारा कोई क्रेडिटर रहा होगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए ये ए थे, ये मिस्टर बी थे, ये मिस्टर सी थे। मिस्टर बी ने का बिल इनके पास आया हुआ है। ठीक है, तो इनके पास बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है। ठीक, और इनके लिए बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है। सी और ए इनके बीच में क्रेडिटर डेटर का रिलेशन है। ए लायबल है इनको पे करने के लिए, तो ए मिस्टर सी को अपना बिल भेज देते हैं। तो ए जैसे ही मिस्टर सी को अपना बिल दे दिए तो इनके पास से ये एसेट खत्म हो गई, तो इससे मिस्टर बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ मिस्टर सी इज पेई और होल्डर ऑफ द बिल। अब मिस्टर सी के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा और मिस्टर बी मैच्योरिटी पे मिस्टर सी को पे कर देंगे, तो ए को मैच्योरिटी वाले दिन इनके बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं आना है। आइए, व्हेन द बिल इज ऑनर्ड ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो मिस्टर ए के बुक्स में तो कुछ होगा नहीं। मिस्टर बी क्या करेंगे, बिल पेबल टू कैश। इनको कोई मतलब नहीं है कि बिल किनके पास है, ये बिल जहां होगा वहां जाएंगे, अपना बिल लेंगे, कैंसिल करेंगे और पेमेंट करके आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे आ गया इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी, यानी मिस्टर सी, अभी वही केस चल रहा है। तो सी क्या करेंगे, सी को जब बिल मिला होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिया टू एंडोर्सर अकाउंट, तो एंडोर्सर थे हमारे मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को कर देंगे। सपोज 10,000 का बिल था तो ये 10,000 रुपया से बिल को अपने बुक्स में लिख लेंगे। ठीक है, और जिस दिन ड्यू मैच्योरिटी डेट आएगा उस दिन उनको पैसा मिस्टर बी दे देंगे। तो उनको कोई मतलब नहीं है मिस्टर बी पैसा दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, उनको पैसा बिल के बदले आ रहा है, इसलिए वो करेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बिल इज सेड टू हैव बीन डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर कब होता है, व्हेन द ड्रॉई फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इन दिस सिचुएशन लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर इज रिस्टोर्ड, यानी जो भी पेमेंट करने वाला है उसको हम वापस से अपने बुक्स में ले आते हैं, यानी हम अपने डेटर्स को वापस से बुक में लिख लेते हैं। जैसे ही बिल आया था तो आपने देखा था कि हम लोगों ने एंट्री पास की थी बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर बी, तो बी को हम रिलीज कर दिए थे, बिल्स को हम बुक्स में ले आए। लेकिन अगर मिस्टर बी बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो हम वापस से मिस्टर बी को अपने बुक्स में डेटर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस है,
अंजू रिसीव्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अंजू कौन हो गई? हमारे ड्रॉवर हो गए, अंजू हो गई ड्रॉवर, उनको बिल्स मिला है। एक्सेप्टेड बाय मंजू, तो मंजू कौन हो गई? ड्रॉई, मिस मंजू हो गई हमारी ड्रॉई। ड्रॉई हो गई। विच वॉज डिसऑनर्ड, द एंट्रीज विल बी एज फॉलोज इन द बुक्स ऑफ अंजू। तो सबसे पहले अंजू यानी ड्रॉवर के बुक्स में देख लेते हैं। वेन द बिल वॉज केप्ट बाय अंजू विथ हर टिल मैच्योरिटी, तो उन्होंने क्या होगा, और मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड, और वो डिसऑनर्ड हो गया। मान लीजिए उन्होंने अपने पास रखा था, ये डिसऑनर का ही केस चल रहा है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, बिल को हमेशा याद रखिएगा ऑन ड्यू डेट कैंसिल करना होता है, ऑन मैच्योरिटी डेट, सॉरी ऑन मैच्योरिटी बिल को हम क्या कर देते हैं, जिसके पास भी बिल है वो बिल को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बिल कैंसिल हो गया, डेबिट था तो क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया। और मंजू जो आपकी डेटर थी उसको हम बुक्स में वापस से डेबिट कर देंगे। तो ये आ गया मंजूज अकाउंट या टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और अगर हम अंजू ने संध्या को फॉरवर्ड कर दिया यानी इंडोर्स कर दिया, तब क्या होगा, अंजू के बुक्स में हम लोग किसका बुक बना रहे हैं, देखिए हम लोग बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अंजू, अंजू का बुक्स बना रहे हैं। तो अंजू ने अगर मान लीजिए बुक बिल को इंडोर्स किया था मिस संध्या को, तो अब क्या होगा देखिए, जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ मैच्योरिटी पे, उस दिन जब भी बिल का एंट्री होता है मैच्योरिटी डेट पे, उस दिन सिर्फ दो पार्टी के बुक्स में होता है, ड्रॉई के बुक्स में और जो पेई है यानी जिसको पैसा मिलना है, ठीक है, क्योंकि बिल होगा पेई के पास और ड्रॉई के बुक्स में वो एज अ लाइबिलिटी बिल्स पेबल आ रहा होगा। तो इस केस में आप देखिए जब डिसऑनर हुआ तो अंजू के पास तो बिल था ही नहीं, तो अंजू के पास बिल है नहीं, तो अंजू को बिल का कोई एंट्री नहीं करना है। लेकिन वो जिसको इंडोर्स की थी यानी वो संध्या, हमारे केस में यहाँ पे संध्या, तो अंजू और संध्या के बीच में क्रेडिटर डेटर का रहा होगा रिलेशन, यानी संध्या उसकी क्रेडिटर रही होगी पहले, तो ही उसको हम लोगों ने बिल दिया था, ये क्रेडिटर रही होगी। और बिल डिसऑनर हुआ यानी मंजू हमारी डेटर तो थी, तो मंजू को हम बुक में ले आएंगे एज अ डेटर और संध्या को एज अ क्रेडिटर वापस से ले आएंगे। तो मंजूज अकाउंट डियर टू संध्या अकाउंट। क्लियर, ये एंट्री हमारे बुक्स में हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ अंजू। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय अंजू विथ हिज बैंक, अगर मान लीजिए अंजू ने बिल को डिस्काउंट करा लिया था, ठीक है, 10,000 के बिल को 9,900 में डिस्काउंट, 9,900 रुपया मिला था और 100 रुपया बैंक का चार्जेस हो गया था, ठीक है, 9,900 मिला था, 10,000 का बिल था, 10,000 के बिल में बैंक ने 100 रुपीज़ चार्जेस डिडक्ट किए थे, 9,900 पेमेंट किए। तो जब ड्यू डेट पे अगर पेमेंट नहीं आया, मंजू ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक क्या करेगी, बैंक मंजू को नहीं जानती है, वो अंजू से पैसा लेगी, तो अंजू को पेमेंट करना पड़ेगा। अंजू कितना बैंक को पेमेंट करेगी, पूरा 10,000, जाके 10,000 बैंक को पेमेंट करके आना पड़ेगा, और वो 10,000 वो किससे लेगी, मंजू को वो 10,000 से डेबिट कर देगी। तो एंट्री हो जाएगी मंजू टू बैंक, बैंक तो पैसा ड्यू डेट वाले दिन लेगा ही लेगा। नेक्स्ट आइए, अगर हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो मंजू को तो आपको 10,000 से बुक्स में लाना ही होगा, और बिल को आपने भेजा हुआ था तो बिल आपका डिसऑनर हो गया, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हम ये केसेस से ये हमें समझ में आया कि अगर बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवर जो है वो ड्रॉई को बिल के फुल अमाउंट से बुक्स में लिख लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर नोटिंग चार्जेस इन द ड्रॉवर्स बुक। अब अगर जो नोटिंग चार्जेस है वो भी ड्रॉवर अपने बुक्स में लिखेगा। मान लेते हैं 200 का नोटिंग चार्जेस है, ठीक है। अब देखते हैं, व्हेन ड्रॉवर हिमसेल्फ पेज, मान लीजिए ड्रॉवर के पास बिल था तो नोटिंग चार्जेस भी उसको देना होगा, तो वो ड्रॉई के नाम से 200 रुपये लिख देगा और
उसको पेमेंट करके आना पड़ेगा। ड्रॉई यानी हमारे केस में मिस्टर बी ड्रॉई थे स्टार्टिंग वाले केस में, और ड्रॉवर कौन हो गया, मिस्टर ए। ठीक। व्हेन एंडोर्सी पेज, तो एंडोर्सी अगर पे कर दिया यानी हमने उसको दिया होता तो बी से तो हम पैसा लेंगे और एंडोर्सी हमारी लायबिलिटी 200 रुपये से बढ़ जाएगा। सी था हमारा एंडोर्सी, तो सी हमारी एक और 200 रुपये से और लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर हम बैंक से डिस्काउंट कराए हैं, सिर्फ यहाँ पे नोटिंग चार्जेस का बात हो रहा है, तो नोटिंग चार्जेस का पेमेंट तो हम लेंगे ड्रॉई से और बैंक हमसे तुरंत ले लेगा और हमको 200 रुपया बैंक को पेमेंट करना होगा। व्हेन द बैंक पेज इन द इवेंट ऑफ सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा वही 200 ड्रॉइज अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट 200। ओके, नेक्स्ट आते हैं कैंसिलिंग द ओरिजिनल बिल। अगर हम ओरिजिनल बिल कैंसिल करते हैं तब क्या होता है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, सबसे पहले देख लेते हैं, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल बिल को कैंसिल करते हैं तो यानी हमारे बुक्स में वापस से हमारा डेटर जो मिस्टर बी है वो आ जाएगा और पुराना जो बिल था जिसको कैंसिल कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड, जब हम नया बिल बनाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पीरियड जो दे रहे हैं उसके लिए हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, तो मिस्टर बी को हम डेबिट करेंगे और जितना रुपये इंटरेस्ट वो कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा, वो हमारा इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। सपोज हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 50 रुपया, तो हम 50 रुपये से मिस्टर बी को क्रेडिट इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे हम रख लेते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, पास्ट पेमेंट रिसीव्ड और मेड, अगर पास्ट नहीं ये पार्ट पेमेंट है। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे, पार्ट पेमेंट। जैसे मान लीजिए मिस्टर बी कुछ पार्ट पेमेंट भी करते हैं, 10,000 में से 5,000 कर दिए हैं तो 5,000 रुपये यहाँ पे हम पहले पैसा रिसीव होगा, तो कैश टू मिस्टर बी 5,000। ठीक है, और अब जो पैसा बच गया यानी 5,000 ये और 50 रुपया आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जो नया बिल बनेगा, तो 5050 का एक नया बिल मिस्टर बी पे हम बना देंगे, 5050 का एक नया बिल बना देंगे। ओके, ये मिस्टर बी के ऊपर एक नया बिल बन गया। अब आते हैं मिस्टर बी क्या करेंगे। मिस्टर बी भी अपना बिल जो लायबिलिटी था उसको कैंसिल करेंगे और मिस्टर ए को अपने बुक्स में वापस क्रेडिटर की तरह ले आएंगे। इनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, तो ये भी अपने बुक्स में इंटरेस्ट को एक्सपेंस की तरफ बी 50 रुपये बुक कर लेंगे और मिस्टर ए को बढ़ा लेंगे 50 रुपये से। अब इन्होंने जो पार्ट पेमेंट किया है उस मिस्टर ए को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, और जितना का नया बिल बनाना है, मान लीजिए 5,050 का, तो 5,050 से एक नया बिल मिस्टर ए को डेबिट करके बिल्स पेबल को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल, ये है रिटायरमेंट यानी डेट से पहले, और इसके पहले जो केस था वो रिन्यूअल का था। व्हेन ड्रॉई रिटायर्स द बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ये मिस्टर ए हो गए और ये मिस्टर बी हो गए। तो जब वो रिटायर करते हैं, मान लीजिए कि 10,000 का बिल था जो हम अपने एग्जांपल में लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो 10,000 का बिल था और वो एक महीना पहले अगर उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो सपोज हमने उन्हें 200 का रिबेट दे दिया, हमारे पास पैसा आएगा 9,800 और ये 200 रुपया रिबेट हो गया, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। ये भी जस्ट डिस्काउंट की तरह ही है, लेकिन बिल के केस में हम उसको रिबेट बोलते हैं। और इनका भी लायबिलिटी 10,000 का था, वो खत्म हो गया 10,000 का लायबिलिटी। इनको पेमेंट करना पड़ा सिर्फ 9,800 और 200 का रिबेट जो इनको मिला ये इनके लिए इनकम हो गया। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।